ड्रामा के स्टार्टिंग में रिमी वॉइस ओवर में बता रही थी कि आज उसका वेडिंग नाइट है, लेकिन उसका हस्बैंड निहान जीजी के साथ है और वो चाहता है कि वो प्रेग्नेंट हो। तो जब उसे प्रेग्नेंट होना ही है अपने मॉम डैड के प्रॉपर्टी को अपने पास वापस लेने के लिए, तो वो क्यों यहाँ पे नुआन का इंतज़ार करे। प्रेग्नेंट तो वो किसी भी लड़के को लेकर के हो सकती है, तो फिर क्यों ना वो एक मस्त स्मार्ट से लौंडे को बुक करे जिसके साथ कि वह रोमांस करे। आफ्टर दैट जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उससे उसके मॉम डैड के शर्त के हिसाब से कंपनी का राइट्स मिल जाएगा। वो नुआन को पसंद नहीं करती थी। उसके मॉम डैड के गुजरने के बाद नुआन की फैमिली ने उन्हें पाला था। आगे चल के उन दोनों की शादी होती है। रिमी शादी वाले जोड़े में क्लब में जाती है जहाँ पर कि वो तियान जी से मिलती है। तियान जी यहाँ पर ऐसे मेल मॉडल बन के बैठा हुआ था। वो रिमी को बहुत ही हॉट लगता है। रिमी उसे कहती है कि आज रात के लिए वो उसे बुक करना चाहती है। तियान जी उसे कहता है कि ठीक है, वो उसके लिए फ्री है। दोनों यहाँ पे प्राइसेस के डिस्कशन करते हैं। तियान जी यहाँ पर रिमी से पूछता है आज तो तुम्हारी शादी हुई है ना। रिमी उसे कहती है हाँ, बट मेरा हस्बैंड चीटर है और मैंने उसे डाइवोर्स भी दे दिया। अब क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तियान जी खुशी खुशी रिमी के साथ चले जाता है। वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली मॉर्निंग तियान जी रिमी से कहता है तो फिर हम कब मिलने वाले हैं दोबारा। इस बात पर रिमी उसे कहती है कि कल रात की तुम्हारी सर्विस बहुत ही अच्छी थी और मैं दोबारा तुमसे ज़रूर मिलना चाहूँगी। रिमी को प्रेग्नेंट होना ज़रूरी था और एक बार ही इंटीमेट होने से वो प्रेग्नेंट हो जाए ये बात ज़रूरी तो नहीं है। इसी वजह से वह अगले कुछ दिनों के लिए तियान जी को बुक करना चाहती है। वो उसे चेक देती है और अपना नंबर भी और कहती है कि वो जब उसे बुलाएगी उसे अवेलेबल होना पड़ेगा। तियान जी ये बात मान जाता है। तियान जी का कहना था कि वो रिमी का बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। रिमी उसे कहती है फ़िलहाल के सिचुएशन में ये तो नहीं हो पाएगा, हाँ तुम मेरे हिडन बॉयफ्रेंड बन के रह सकते हो। तो तियान जी इस बात को मान जाता है। रिमी को नहीं पता था कि वह किस इंसान से पंगे ले रही है। वो वहाँ से चली जाती है। अगली मॉर्निंग निहान कंपनी पहुंचता है और उस पर गुस्सा कर रहा था कि तुम कल कहाँ चली गई थी। कल मैं सबके सामने तुमसे शादी करने का इंतज़ार कर रहा था। रिमी उसे कहती है जैसे कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिजी है, तो मैंने भी अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया। हमें शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी के शेयर्स लेने के लिए सिर्फ मुझे प्रेग्नेंट होना ज़रूरी था और उसके लिए मैंने अपने लिए बंदा ढूंढ लिया है। ये सुनते हुए नुआन उस पर काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि अगर रिमी किसी और के पास चली जाती तो फिर उसे कंपनी के शेयर्स कैसे मिलते हैं। और उसे ये भी तो लग रहा था कि रिमी नुआन से इतना प्यार करती है। तभी जीजी वहाँ पर आती है और वह रिमी को ही गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को पटा रही हो। वो उसके सामने इनोसेंट बना कर देती है। रिमी खींच के उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है अपनी ये नौटंकी अपने बॉयफ्रेंड तक ही रखना, यहाँ नहीं। तुमने कुछ टाइम पहले मेरे साथ क्या किया था ये मुझे पता है। शादी से पहले जीजी ने रिमी की इनोसेंस ख़राब करने के लिए उसे लव डोज दिया था और अपने ही एक बंदे को भेजा था उसके साथ इंटीमेट होने के लिए। लेकिन रिमी किसके साथ इंटीमेट हुई ये बात ना तो जीजी को पता था और ना ही रिमी को। हम तो समझ ही सकते हैं कि कहानी कहाँ जाने वाली है। तो रिमी यहाँ पर जीजी को कहती है तुमने जो कांड किया उस चीज़ की पनिशमेंट तो मैं तुम्हें दिला के रहूँगी। नुआन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि जीजी ने ऐसा किया था। मानता भी तो क्या फ़र्क पड़ता, वो रिमी से प्यार थोड़ी करता था जो उसे इस बात से फ़र्क पड़े कि जीजी ने उसे हर्ट किया था। इसी वजह से वो इस बात को ज़्यादा ध्यान में नहीं देता है। दूसरी तरफ रिमी वहाँ से निकलती है तो तियान जी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ यहाँ पर आ रहा था। जैसे ही रिमी को वो देखता है तो वो जल्दी से उन्हें साइड कर देता है, वरना उसे पता चल जाता ना कि वो भी एक अमीर बॉस है। रिमी यहाँ पर आती है तो वो उसके मेल मॉडल की तरह ही बिहेव करता है। वो उसे अपने साथ लेकर के जाती है। इसका सेक्रेटरी देख के सोच रहा था हमारे बॉस को हुआ क्या है, इतना अमीर इंसान है वो और वो ऐसे सीक्रेट बॉयफ्रेंड बन करके रिमी का है। अब सभी उसे घूर रहे होते हैं और ध्यान जी तो सिर्फ रिमी के साथ रोमांस करने में इंटरेस्टेड था। इन दोनों का रिलेशन कहीं ज़्यादा गहरा था इस रोमांस के एक्सपेक्ट भी, लेकिन रिमी को बस से बात पता नहीं था। वो उसे वहाँ से लेके जाती है। दोनों ऐसे स्विमिंग पूल में रोमांस बाजी कर रहे होते हैं। वहाँ पर नुआन और जीजी भी आए हुए थे। जीजी का नुआन से कहना था अगर सच में यहाँ पर रिमी ने कोई लड़का ढूंढ लिया था, नुआन कहता है वो मुझसे इतना प्यार करती है कि ऐसा करने ही नहीं वाली। तभी सामने उसकी नज़र जाती है कि रिमी किसी को किस कर रही है। वो उसे देखने के लिए जाता है लेकिन देख नहीं पाता है कि रिमी थी किसके साथ। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि एक्चुअल में रिमी ने कोई और लड़का पटा भी लिया है।
और रिमी को ढूंढते हुए एक कमरे में जाता है, जहाँ पर कि उसी कमरे में रिमी तियानजी के साथ रोमांस कर रही थी। तियानजी तो उसे गेट ओपन करने भी नहीं दे रहा होता है, वो उसके रोमांस के बीच में आ रहा है। तभी रिमी गेट ओपन करती है और नुआन से गुस्सा करते हुए कहती है कि प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। जीजी उसके साथ आके चिपक जाती है। नुआन उसे कहता है कि अगर तुम मेरे सामने न्यूड भी खड़ी रहोगी तब भी मैं तुम्हें देखने नहीं वाला। मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूँ, तो अपने ये टैंट्रम अपने पास रखो। मुझे पता है कि तुमने कोई लड़का नहीं पटाया। अरे मैं हंसते हुए कहती है, चलो ठीक है भाई, अगर तुम यही बात जान के खुश रहना चाहते हो तो वो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। कल को मैं प्रेग्नेंट हो गई और ये कंपनी के शेयर्स मुझे मिल गए तो फिर रोते रोते मेरे पास मत आना। ये कह के वो उसे वहाँ से भेज देती है। आफ्टर दैट वो और तियानजी अपने रोमांस को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी बात आगे बढ़ने ही वाली थी कि रिमी को नुआन के मॉम का कॉल आ जाता है कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो गई है घर वापस आने के लिए। नुआन के मॉम डैड ने रिमी को पाला था और रिमी उन पर आँख बंद करके भरोसा करती थी। वो तियानजी से कहती है कि हम जल्दी ही मिलेंगे। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। रिमी के लिए नुआन की फैमिली एक्शन में इम्पॉर्टेंट थी। नुआन उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, मेरे पेरेंट को हमारे डाइवोर्स के बारे में पता नहीं है। रिमी उसे कहती है, डोंट वरी, मैं उन्हें बताने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। बस तुम अलग रहो, मैं अलग रहूँ। मैंने अपने लिए लड़का ढूंढ ही लिया और मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है। नुआन उसके लव बर्ड देख के उसे गुस्सा करने लगता है तो रिमी उसे खींच के थप्पड़ मार देती है और कहती है, ये ड्रामा अपनी गर्लफ्रेंड जीजी के साथ दिखाना यहाँ नहीं। फिर वो लोग घर में अंदर जाते हैं, जहाँ पर कि नुआन की मॉम कह रही थी कि हमारी कंपनी में इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हमें एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है और वह रिमी को उनका हेल्प करने के लिए कह रही होती है। रिमी सोचती है कि मेरे मॉम डैड के गुजरने के बाद इसकी फैमिली ने मुझे अपनी फैमिली की तरह पाल पोस करके बड़ा किया है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। उसने डिसाइड किया था कि वो उनकी फैमिली के लिए ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आएगी और आफ्टर दैट वो नुआन से अलग हो चुकी है ये बातें उन्हें बता देगी। इस बड़े कॉन्ट्रैक्ट को लाने के लिए उसे तियानजी से ही बात करना था। एक्चुअल में तियानजी उसी कंपनी का CEO था जिसका कॉन्ट्रैक्ट उन्हें चाहिए था, लेकिन रिमी को ये बात पता नहीं था। नुआन के फादर उसे कहते हैं कि अगले कुछ दिनों में जो ये रिच पर्सन तियानजी है उसका बर्थडे आने वाला है, तो तुम जाओ वहाँ पर और उससे बात करो और हमें कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का कोशिश करो। रिमी रेडी होती है। एक्चुअल में तियानजी के मॉम का बर्थडे था और उस पार्टी में जाती है जहाँ पर कि वो तियानजी के मॉम से बात करके उन्हें इम्प्रेस करने का कोशिश कर रही थी, क्योंकि अगर वो इम्प्रेस हो गई तो फिर तियानजी से वो बोलेंगी उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट दे देने के लिए। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है तो वो तियानजी को वहाँ पर देखती है। अब तियानजी को देख करके उसे ऐसा लगने लगता है कि एक्चुअल में ये उसकी कोई कस्टमर है। इसी वजह से वो मन ही मन थोड़ा गुस्सा होने लगती है। तियानजी की मॉम अभी एक्सप्लेन करने ही वाली थी कि ये उसका बेटा है, लेकिन तियानजी उन्हें रोक देता है। वो जानना चाह रहे थे कि क्या रिमी को जेलसी हो रही है या नहीं। रिमी यहाँ पर उसकी मॉम को गिफ्ट देती है जिससे कि वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। साथ ही में यहाँ पर वो रिमी से मिल करके भी समझ जाती है कि ये वही गर्ल है जिसे कि तियानजी इतने टाइम से ढूंढ रहा है और वो उसे पसंद करता है। रिमी तियानजी से कहती है कि ये बंदा मुझे कहीं जाना पहचाना सा लग रहा है, शायद मैंने इसे क्लब में देखा है। तियानजी उसे छेड़ते हुए बोलता है, अच्छा क्यों, तुमने मुझे बुक किया था क्या? रिमी फिर इस बात पर कोई जवाब नहीं देती है। वो यहाँ पर इस तरीके से अपने हाथों से वो कड़ा बना करके रिमी को पहनाया था, जिसको कि देख करके उसकी मॉम पहचान जाती है कि ये तियानजी नहीं बनाया था। इट मीन्स कि ये गर्ल उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसकी मॉम और लोगों से मिलने के लिए जाती है तो तियानजी रिमी को बात करने के लिए लेकर के जाता है। वो उसे पूछता है कि वो यहाँ इस पार्टी में क्या कर रहे हैं। रिमी उसे कहती है, पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इस आंटी से तुम्हारा क्या रिलेशन है। तियानजी से कहता है कि अच्छा बाबा ठीक है, मैं दूसरी लेडीज़ को अब नहीं बुक करूँगा। और रिमी को नहीं बताता है कि एक्चुअल में वो उसकी मॉम है। वो पहले उसके बारे में उसकी फीलिंग्स को जानना चाहता था कि क्या एक्चुअल में उसे जेलसी हो रही है नहीं। रिमी ने तो सोचा था कि यह कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके वो तियानजी को हमेशा के लिए अपना बॉयफ्रेंड बना करके रख लेगी, उसे और किसी लड़कियों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उनका लवलपाटा यहाँ चल ही रहा था कि निहान रिमी को ढूंढते हुए जाता है कि वो किधर है। तभी तो वो रिचेस इंसान से बात करने के लिए जाएंगे। उन्हें क्या पता वो उसी रिचेस इंसान के साथ है। रिमी से वो पूछता है, अब बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं मिस्टर तियानजी से अपने कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए आई हुई हूँ। तभी उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी में वापस से कुछ पंगे हो रहे हैं, तो उसे जल्दी जल्दी वहाँ से निकल करके जाना पड़ता है।
यहाँ पर इसकी फैमिली आपस में बात कर रही होती है। रिमी को उसकी पोजीशन से हटा दिया जाता है। रिमी घर जाती है तो नुआन के डैड कहते हैं कि तुम्हें बेटा अब बेबी पर फोकस करना चाहिए, फैमिली आगे बढ़ाओ, हमें जल्दी से पोता या पोती दो ताकि हम भी थोड़ा टाइम पास कर सके और तुम अपना पोजीशन जीजी को दे दो, वो अभी अभी कंपनी में आई हुई है और कंपनी अच्छे से संभाल लेगी। रिमी कहती है इस प्रोजेक्ट में मैं इतने लंबे समय से काम कर रही हूँ, मैंने कंपनी को आपके कहाँ से कहाँ पहुँचाया और आप लोग मुझे इस सिचुएशन से हटाना चाह रहे हो। वो गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है। जीजी को नुआन जानबूझ करके उसका पोजीशन देना चाहता था, तभी तो वह कंपनी पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाता, लेकिन रिमी जानती थी कि इनके बस का नहीं है तियानजी से वो प्रोजेक्ट लाना, और अगर वो प्रोजेक्ट नहीं लेकर के आती है तो इनकी कंपनी आगे आने वाले कुछ सालों में वैसे भी डूब जाएगी। नुआन उसे कहता है जल्दी से प्रोजेक्ट हमें ला करके दो। रिमी ये सोच करके वहाँ से चुपचाप जा रही होती है। तियानजी यहाँ पर गार्ड्स के साथ आ रहा था तो रिमी उसे देख लेती है। अब वो वहाँ पर जल्दी जल्दी ऐसे बहाना करने लगता है कि एक्चुअल में यहाँ पर ये उनके कज़न सब है जिनके साथ कि वो यहाँ पर काम करने के लिए आया हुआ है। वो बोलता है कि एक्चुअल में मैं यहाँ पर इतनी बड़ी कंपनी में सेक्रेटरी का जॉब कर रहा हूँ। वो उसे अपने ऑफिस में लेकर के जाता है। अब रिमी कहती है ये तो प्रेसिडेंट का ऑफिस है, तुम इतनी आसानी से इसमें एंट्री कैसे ले सकते हो, अगर कोई देख लिया तो। तियानजी उसे कहता है कि मैं उसका असिस्टेंट हूँ और बॉस मुझे कुछ भी नहीं बोलने वाले हैं। रिमी को लगता है कि जब वो इतनी अच्छी कंपनी के बॉस का असिस्टेंट है तो फिर वो क्लब में काम क्यों करता है, क्या उसे पैसे नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पर रिमी की नज़र एक लड़की की फ़ोटो पर पड़ती है, उसमें पीछे से उसकी फ़ोटो थी। रिमी को लगता है एक पल को कि क्या वो उसका फ़ोटो है। एक्चुअल में बचपन में जब कुछ बच्चे तियानजी को बुली किया करते थे तो रिमी ने उसका हेल्प किया था, उसी समय से वो रिमी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन रिमी अपना ही फ़ोटो देख करके पहचान नहीं पाती है। वो कहती है लगता है कि ये प्रेसिडेंट की बेटी है। तियानजी उसे कहता है मतलब कुछ भी सोचना था, एटलीस्ट ये तो नहीं सोचना था। वो सोचता है कोई बात नहीं, जब रिमी को वो याद नहीं है तो वो आराम से उसे याद दिलाएगा। इधर नुआन और जीजी भी तियानजी प्रेसिडेंट को ढूंढते हुए आ रहे होते हैं तो वो उसे यहाँ पर किसी लड़की के साथ रोमांस करते हुए देखते हैं पर्दे के पीछे से। तियानजी से वो कहता है कि मैं यहाँ पर इस कंपनी से आया हुआ हूँ और कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के बारे में आया हुआ हूँ। तियानजी से कहता है ठीक है तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, फ़िलहाल जाओ यहाँ से। रिमी उसे कहती है तुम असिस्टेंट हो, प्रेसिडेंट से बिना पूछे ऐसा कैसे कर सकते हो। तियानजी रिमी को वो कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में मैं तुम्हें देने वाला हूँ, तुम्हें इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जाओ एंजॉय करो। रिमी उसे कहती है डोंट वरी, जैसे ही ये सब कुछ ख़त्म होता है मैं तुम्हें लेने के लिए ज़रूर आऊँगी, तब तक के लिए कुछ भी ऐसा वैसा कांड मत करना। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। रिमी जब घर पहुंचती है तो देखती है कि नुहान अपनी फैमिली से बातें कर रहा है। अब तक रिमी को यही गलत फहमी थी कि नुहान की फैमिली एटलीस्ट उसे प्यार करती है, लेकिन इनफैक्ट वो लोग भी कह रहे होते हैं कि हमें जल्द से जल्द रिमी से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा करके उसे कंपनी से निकालना होगा। उसका दिल टूट जाता है, उसने सोचा था कि कम से कम उसकी फैमिली तो उसे प्यार करती है, भले ही नुहान उसे प्यार नहीं करता। उसे समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में वो लोग भी बहुत सेल्फिश और पैसे के लिए ऐसा कर रहे हैं। रिमी वहाँ पर जाती है और उन्हें दिखाती है कि देखो मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट 1 साइन यहाँ पर करा लिया। वो लोग ये देखते ही काफ़ी खुश हो जाते हैं। उसके मॉम डैड पहले की तरह से समझा रहे थे कि वो अपना पोजीशन यहाँ पर जीजी को दे दे। रिमी हंसते हुए कहती हाँ वैसे तो मैं अभी समझ ही चुकी हूँ कि तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। मुझे अब तक इसी बात की गलत फहमी थी कि तुम लोगों ने सेल्फलेस लव के लिए मुझे अडॉप्ट किया था, बट मैं भूल गई थी दुनिया में ये सेल्फलेस लव जैसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होती हैं। और यहाँ पर तुम लोग ने भी मुझे सिर्फ और सिर्फ इसीलिए अडॉप्ट किया था क्योंकि तुम्हें दिख रहा था कि आगे चल के मेरे मॉम डैड की प्रॉपर्टी मुझे मिल सकती है। ये सारी बातें जानने के बाद वो काफ़ी भड़क जाती है और बोल देती है कि वैसे भी मैंने तुम्हारे बेटे से शादी नहीं की है, मैं शादी वाली रात किसी और के साथ थी और वो जीजी के साथ था। वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कि आज से हमारा रिश्ता यहीं ख़त्म होता है। नुआन की मोम उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुमसे ढंग से एक लड़की नहीं संभलती, अगर वो ऐसे चली गई तो फिर हमारी कंपनी में फ़ायदा कौन दिलाने वाला है, जाओ उसे कैसे न कैसे करके मना के लेकर के आओ। रिमी यही सब कुछ सोचते सोचते बाहर निकलती है। वो सोचती है दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो शायद उससे सही में प्यार कर सके। वो तियानजी को कॉल करती है कुछ सोच करके। तियानजी से वो पूछती है वो किधर है, तो वो कहता है तुम्हारे पीछे। जा करके वो उसे हक कर लेती है।
हालांकि वो उसे अपनी फैमिली प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताती है, लेकिन हाँ, उसे ऐसा फील हो रहा था कि शायद वो तियान जी के पास सेफ है और वो उस पर ट्रस्ट कर सकती है कि वो बंदा अच्छा है और वो उसके साथ आराम से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकती है। वो दोनों ही कार में घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी रिमी को भूख लगी थी। वो उसे एक अच्छे से रेस्टोरेंट लेकर के जाता है, जहाँ पर कि अपने हाथों से वो रिमी के लिए डिनर प्रिपेयर करता है। वो सोचती है कि ये सच में कितना अच्छा है, काश वो उसे लाइफ में पहले मिला होता। रिमी की पसंद की चीज़ों को वो उसे ऑफ़र करता है, जिससे कि खा करके वो बहुत ही ज़्यादा वाला खुश हो जाती है। साथ ही में यहाँ पर तियान जी रिमी को कन्फेस करता है कि वो उसे सच में पसंद करने लगा है। रिमी उसके लाइफ में एक ऐसे सनशाइन की तरह है जिसने कि उसकी पूरी ज़िंदगी ही पलट करके रख दी। रिमी ये नहीं समझ पाती कि वो पास्ट की बातों को लेकर के बोल रहा है। वो उसके साथ घर चली जाती है। अगली सुबह जब वो जगती है तो देखती है कि तियान जी ऑफिस जा चुका है और उसने उसके लिए नोट छोड़ा है कि वो ऑफिस जा रहा है और अगर वो मिस करे तो उससे मिलने के लिए आ सकती है। रिमी यहाँ पे नोटिस करती है उसके पीरियड्स मिस है। वो समझ जाती है कि चांसेस है कि वो प्रेग्नेंट है। चेकअप कराने पे सच में उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। फाइनली उसके मॉम डैड के विल पाने की इस शर्त को भी वो पूरी करती है। अब वो प्रेग्नेंट है, वो आसानी से कंपनी के शेयर्स अपने नाम करा सकती है। इसी खुशी में वो तियान जी को सोचती है चल कर सबसे पहले बताती हूँ। तभी नुआन और जीजी से मिलती है। जीजी भी वहाँ पर प्रेग्नेंट थी। वो अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट छुपा लेती है। नुहान कहता है तुम जीजी को हर्ट करने की कोशिश भी मत करना। रिमी हंसते हुए कहती है मुझे गधों से लड़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुम लोगों से कोई मतलब ही नहीं है, तो भला मैं जीजी को हर्ट क्यों करूँगी। अगर मैं तुमसे प्यार करती ये बात बोलते तो समझ में भी आता था, बट मेरी नज़र में तो तुम्हारी अब कोई वैल्यू ही नहीं है। तभी वहाँ पर उन्हें रिमी का प्रेगनेंसी रिपोर्ट हाथ लग जाता है। अब वो लोग सोचने लगते हैं कि वह किसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। ये बात देखते ही नुआन काफ़ी गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। रिमी हंसते हुए कहती है उसके लिए रिलेशनशिप में होना भी तो ज़रूरी है, तब ना फिर कहाएगा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। अब तुम जीजी के साथ खुश हो तो खुश रहो, फिर मुझे इस बात से क्या ही प्रॉब्लम हो रहा है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। वो ये सोच रही थी कि अब वो जल्दी से अपने कंपनी का राइट्स वगैरह ले लेती है। वो तियान जी को मैसेज करती है शाम में मिलने के लिए, और जब यहाँ पर इस तरीके से वो मैसेज करती है तो वो तुरंत ही मिलने के लिए तैयार हो जाता है। रिमी अभी तियान जी को मैसेज कर बताने ही वाली थी, गुड न्यूज़ देने ही वाली थी कि तभी उसे नुआन का मैसेज आता है। वो उसे लिखता है फ़ोटो भेजते हुए कि मुझे पता है कि तुम्हारे ये लिटिल लवर कौन है, और अगर इस तरीके से तुमने ये बात किसी को बताई कि तुम प्रेग्नेंट हो या फिर कंपनी के शेयर्स अपने नाम कराने के लिए सोचा, तो फिर मैं तुम्हारे लिटिल लवर को छोड़ने नहीं वाला हूँ। अब रिमी घबरा जाती है कि एक्चुअल में उसे ऐसा लगता है कि तियान जी के कंपेयर में तो नुआन अब भी बहुत ही ज़्यादा वाला स्ट्रॉन्ग है और वो उसे एक्चुअल में हर्ट कर सकता है। तो इसी वजह से वो तियान जी को ये बात ना बताने का डिसाइड करती है और इससे ब्रेकअप करने के लिए कहती है। तियान जी ये सुन के शौक हो जाता है। वो उसे कहता है अभी कल रात ही तो हम रिलेशनशिप में आए थे और तुम मुझे ऐसे छोड़ने के बारे में, ब्रेकअप करने के बारे में कैसे बोल सकती हो। रिमी उस बात पर उसे कहती है कि उसे पता चल गया है कि एक्चुअल में वो नुआन से प्यार करती है और वो नुआन के साथ रहना चाहती है। वापस से वो उससे माफ़ी मांग रहा है और वो उसके पास वापस जा रही है क्योंकि वो उससे पिछले कई सालों से प्यार करती है। अब तियान जी ये सुन के शौक हो जाता है और वो रिमी को मनाने का कोशिश कर रहा था, उसे रोकने का कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर वो रुकने के लिए तैयार नहीं थी। वो तियान जी को सेव करने के लिए वहाँ से चली जाती है, ये सोचते हुए कि जब ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तो वो तियान जी को आकर के चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तियान जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। उसे लगता है कि शायद रिमी ने सही में उससे प्यार नहीं किया होगा। वह नुआन के घर वापस लौट जाती है, झूठ मूठ का उनकी बात मानने की एक्टिंग करती है और कहती है कि मैं किसी और के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हूँ। वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम प्रेग्नेंट हो यही बड़ी बात है, तुम आराम से घर पर रह सकती हो। वो लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फ़ायदा दिख रहा था इस तरीके से कि वो यहाँ आ जाएगी तो कंपनी के शेयर भी तो उन्हें मिलने के चांसेस है ना, इसी वजह से वो यहाँ पर आया हुआ था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रिमी सोच रही होती है कि इनको वो बाद में सबक सिखाएगी। पहले वो कंपनी के शेयर्स अपने नाम करा लेती है और फिर इन्हें छोड़ करके चली जाएगी तियान जी को एक्सप्लेन करने के लिए। दूसरी तरफ तियान जी गुस्से में आकर के नुआन की फैमिली के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है क्योंकि अब रिमी नहीं है तो भला उस कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों ही देने वाला है। यहाँ पर इस तरीके से
हम लोग देखते हैं कि वो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो उसकी फैमिली काफ़ी परेशान हो जाती है और वो लोग रिमी को कहने लगते हैं कि वापस से जाकर के तियानजी से बात करो, मिस्टर तियानजी से, कि वो हमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट 2 भी दे दे, वरना तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब यहाँ पर वो सोच रही होती है बात करने तो जाना पड़ेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो ही तो वो उससे पीछे छुड़ा पाएगी। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट करे कहाँ से, क्योंकि एक्चुअल में से तियानजी के वेयरबूट्स के बारे में तो पता नहीं था। वो उसे ढूंढने के लिए जा रही होती है और कैसे न कैसे करके वो फाइनली यहाँ पर पता लगाती है कि वो यहाँ पर आने वाला है। तो फिर वो उसे ढूंढते हुए वहाँ पर जाती है, ये सोचते कि शायद वो यहाँ पर तियानजी से मिल पाएगी। जब वो यहाँ पर जाती है तो वहाँ पर नुआन भी आया होता है और वो उसे कहता है कि हम दोनों अभी लवी लवी कपल बन के सबके सामने दिखाएंगे, वरना हमें कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जब रिमी को ये पता चलता है कि वो जिस बंदे के साथ है एक्शन में वही रिचेस्ट प्रिंस, वही तियानजी है जिससे कि वो यहाँ पर कंपनी के मैटर में मिलने के लिए आई है, तो वो तो ये देख करके शौक ही हो जाती है। और यहाँ पर इस तरीके से जो नुआन है वो उससे बात कर रहा होता है। वो तो तियानजी को देखा नहीं था कि वही रिमी का बॉयफ्रेंड है। तियानजी भी यहाँ पर रिमी को थोड़ा सा शुरुआत में छेड़ रहा होता है, लेकिन वो एक्शन में बहुत ही गुस्सा था। रिमी उससे कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में फ़िलहाल बात नहीं कर पाती है। उसे समझ में ही नहीं आता है कि वो यहाँ पर कैसे रिएक्ट करे। तभी वहाँ पर तियानजी जो था वो अपनी नई गर्लफ्रेंड को यहाँ पार्टी में ले करके आया हुआ था और वो उसके साथ स्टेज पर जा करके डांस करने वाला था। ये देखते ही रिमी को थोड़ा सा जेलसी लगने लगता है और थोड़ा सा बुरा लगने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि तियानजी भी उसे चीट कर रहा है, क्योंकि एक तो उसने उससे अपनी आइडेंटिटी छुपाई और दूसरे की उसकी गर्लफ्रेंड है, दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है, तो फिर वो उसके साथ इतने दिनों से क्यों था। सारे आपस में बात कर रहे होते कि ये दोनों बिल्कुल परफेक्ट कपल है और जल्दी ही दोनों की शादी होने वाली है। आज यहाँ पर तियानजी ने ये न्यूज़ अनाउंस किया था कि वो और ये गर्ल दोनों ही एंगेज होने वाले हैं। रिमी का दिल टूट जाता है, लेकिन वो कंपनी का प्रोजेक्ट उसे चाहिए था और सोचती है कि वो अकेले ही इस बच्चे को पाल लेगी, उसे एक्शन में किसी की ज़रूरत नहीं है। वो तियानजी को ये बात ना बताने का डिसाइड करती है। दूसरे दिन जब वो अपनी कंपनी जाती है तो वहाँ पर कुछ गुंडे लोग आए हुए थे। नुआन ने उसे 200 मिलियन उधार लिए होते और वो उससे पैसे मांग रहे होते हैं। रिमी उसे कहती है जिससे तुमने उधार लिए हैं उससे पैसे लो, तो उनका कहना था नुआन ने कहा है कि तुम कंपनी संभालती हो, पैसे तुम देने वाले हो, 1 हफ्ते हम देते हैं तुम्हें, अगर 200 मिलियन हमें 1 हफ्ते में नहीं मिले तो फिर तुम तो गई समझो। रिमी कहती है ठीक है, 1 हफ्ते में मैं पैसे का इंतज़ाम कर लूँगी। बोल तो देती है, लेकिन अब वो सोच रही थी कि 200 मिलियन वो 1 हफ्ते में कहाँ से लाएगी। अगर तियानजी ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब होने वाली है। वो उससे दोबारा मिलने जाने का डिसाइड करती है। इधर तियानजी उस गर्ल से बात कर रहा था। वो दोनों एक्चुअल में केवल बिजनेस पार्टनर है। ये गर्ल भी तियानजी को पसंद नहीं करती है। तियानजी के घर में कोई है जो कि उसे मारना चाहता है और उसे ढूंढने के लिए उसने उस गर्ल के साथ वो इंगेज हो रहा है ये बात जानबूझ करके उससे अनाउंस किया था। वो गर्ल यहाँ पर तियानजी का हेल्प कर रही होती है। तभी वहाँ पर रिमी उससे मिलने के लिए आती है। वो गर्ल वहाँ से चली जाती है। तियानजी उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। रिमी उसे कहते हैं आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था, इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा उल्टा सीधा बिहेव किया। जैसा कि तुम्हें पता है कि तुमने मेरे अंकल के साथ यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और सेकंड वाला नहीं, तो सेकंड वाला तुम कब साइन कर रहे होती है। हाँ जी, उसे अपनी सिंसेरिटी शो करने के लिए कहता है तो वहाँ जा कर के उसे किस करने लगती है। इस बात पर तियानजी भी ऐसा किस करता है और वो इस चीज़ को लेकर के बोल रहा होता है सोचूंगा मैं इस बारे में। तो अगले दिन वो उसकी मॉम से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि उसकी मॉम को बताती है कि तियानजी पार्ट 2 साइन नहीं कर रहा है। तो वो यहाँ पर कहती है ठीक है 2 कंपनीज़ का रियूनियन होने वाला है कुछ दिनों में, तुम वहाँ आ जाना। उसकी मेड उसके जाने के बाद कहती है कि आपने क्यों नहीं बताया कि तियानजी रिमी से प्यार करता है। वो कहती है कि किसी दूसरे से पता चले ये बात ज़रूरी नहीं है, रिमी को ये बात बुरा लगेगा। मैं चाहती हूँ कि खुद ही तियानजी यहाँ पर उसे ये बात बताए और इसी वजह से सिर्फ मैं इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ। इन बातों से अनजान रिमी सोच रही होती है कि जल्दी से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन और वो ये सब कुछ यहाँ से छोड़ करके जाए। नुआन और जेजी भी उस पार्टी में पहुँचे हुए थे और वो लोग तियानजी से बात करने का प्लान कर रहे होते हैं। रिमी भी वहाँ पर आती है। नुआन उसे कहता है कि देखो प्लान ख़राब नहीं होना चाहिए। इस बात पर वो हंसते हुए कहती है तो अपने मिस्ट्रेस को लेकर के आओगे तो ख़राब होने के चांसेस तो है ना।
तियानजी यहाँ पर आता है। वो अपना पार्टी वार्टी ऐसे अरेंज कर रहा था। वो लोग साथ ही में गेम वेम भी खेल रहे होते हैं, जहाँ पर कि ऐसे गेम में यहाँ पर तियानजी को रिमी को किस करना था। रिमी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सबके सामने एक्चुअली उसे किस करने वाला है, लेकिन होता यहीं पर है। एक्चुअल में वो सबके सामने उसे किस कर लेता है, जहाँ पर कि रिमी काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है और जल्दी जल्दी उठ करके वॉशरूम चली जाती है। अब ये देख करके तियानजी की फियांसे भी समझ जाती है कि तियानजी और रिमी के बीच में कुछ सीरियस लफड़ा चल रहा है। इट मीन्स कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, तो वो उन दोनों को मिलाने का डिसाइड करती है। और फिर इस तरीके से थोड़ी देर बाद तियानजी भी रिमी को फॉलो अप करते हुए वॉशरूम के लिए जाता है। उसे फॉलो करते हुए रिमी के पास जाता है। रिमी उसे कहती है कि तुमने मुझे सबके सामने क्यों किस किया। तियानजी उसे कहते हैं क्यों, नुआन को बुरा लग जाएगा। रिमी चुप थी। वो भी अपने और नुआन के रिलेशनशिप के बारे में तियानजी को नहीं बता सकती थी। और इधर नुआन रिमी को ढूंढते हुए इधर आ रहा था। उसे डाउट था कि रिमी और तियानजी के बीच कुछ तो चल रहा है। हालांकि उसे डाउट हो जाता है कि तियानजी रिमी में इंटरेस्टेड है और अब वह इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने का प्लान करता है। रिमी के वहाँ से निकलती ही वो गर्ल उससे मिलने के लिए आता है और वो रिमी को कह रही थी कि मुझे पता है तुम्हारे और रिमी के तियानजी के बीच में क्या चल रहा है। रिमी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। वो तो सोच रही होती है कि वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी और यहाँ पर इन चीज़ों से निकल जाएगी, लेकिन वो सोचती है इन दोनों को पास लाना तो थोड़ा ज़्यादा ही ज़रूरी है। जैसे ही रिमी बाहर पहुँचती है तो जानबूझ करके वो गर्ल रिमी को ऐसे धक्का दे देती है, जिस वजह से कि वो ऐसे नीचे गिर जाती है। उसे थोड़ा सा चोट लगता है और तियानजी यहाँ पर सबके सामने उसे उठा के वहाँ से लेकर के जाता है। अब यहाँ पर ऐसा करने की वजह से जो है नुआन को और ज़्यादा प्रूफ हो जाता है कि तियानजी और रिमी के बीच में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रिमी यहाँ पर तियानजी को वैसे थैंक्स बोलती है उसे वहाँ पर लेकर के आने के लिए। वो वहाँ पर उसे पूछ रही होती है उसके और उस गर्ल के बीच में क्या सच में यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा सीरियस है। तियानजी शुरुआत में तो उसे छेड़ता है, लेकिन फिर वहाँ पर उसे एक्सप्लेन कर देता है कि नहीं, एक्चुअल में वो उसे पसंद नहीं करता, वो दोनों सिर्फ बिजनेस मैरिज में है। रिमी उस पर ट्रस्ट करती है, लेकिन वो तियानजी को रोमांस नहीं करने देती क्योंकि एक्चुअल में वो उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट थी और अगर कुछ हो जाता तो फिर उसके लाइफ में पंगे ही हो जाते। अगली मॉर्निंग जब वो उठती है तो तियानजी शायद बाहर था। वो नीचे से ढूंढते हुए जाती है तो बहुत सारे लोग यहाँ मीटिंग करने के लिए आए हुए थे और रिमी ये देख के काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है। जल्दी जल्दी वो वहाँ से खिसक लेती है। रेडी वेडी होकर के वो वहाँ से निकलती है तो रूहान उसे मिलने के लिए आता है और कहता है कि क्या उसने तियानजी के साथ नाइट स्पेंड किया है। वो कहती है तुम्हें उससे क्या, तो वो कहता है क्योंकि इससे हमें फ़ायदा हो सकता है। इस पॉइंट पर आकर के रिमी समझ जाती है कि कभी नुआन ने उससे प्यार किया ही नहीं था। वो उसे कहती है भाई अगर मैं ये कर भी रही हूँ ना तो खुद के लिए कर रही हूँ, तो बेहतर होगा अगर तुम में दम है तो तुम अपने दम पे सारे काम करो, मेरा दिमाग मत ख़राब करो। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। तियानजी ये देख लेता है। वो उनसे जाकर के बात करता है कि इस प्रोजेक्ट पर कौन काम कर रहा है और कौन ही मुझसे प्रोजेक्ट साइन कराना चाहता है। नुआन कहता है मैं इस कंपनी का CEO हूँ और मैं ही ये प्रोजेक्ट हैंडल आउट कर रहा हूँ। तो तियानजी नुआन को अपने साथ बातें करने के लिए चलने के लिए बोलता है, जहाँ पर कि वो जानबूझकर उसे डरा रहा होता है और वो नुआन से पूछ रहा था उसके और रिमी के रिलेशनशिप कैसे है, क्या वो उससे प्यार करता है, वो उसके साथ इंटीमेट कब हुआ और वो उसे किस कब किया है लास्ट। नुआन उसे कहता है हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अगर तुम रिमी में इंटरेस्टेड हो तो मैं ज़रूर ही उसे तुम्हें ऑफ़र कर सकता हूँ। इसके बाद तुम मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर दे देना। ये बोल करके वो वहाँ से चले जाता है। इधर रिमी जीजी को अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए सुनती है। वो उनकी बातों को रिकॉर्ड कर लेते हो। एक्चुअल में जीजी इस लड़की के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो और वो बस नुआन के साथ इसलिए ताकि उसकी प्रॉपर्टी ले सके। दूसरी बात, नुआन कभी बाप नहीं बन सकता, ये बात उसे पता था, इसी वजह से वो इस लड़के के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो जाती है। तभी वहाँ पर नुआन रिमी को ढूंढते हुए आता है। जीजी और उस लड़के को पता चल जाता है कि ज़रूर ही नुआन ने उसकी बातों को सुन लिया होगा। अब रिमी ने उसकी बातों को सुन लिया होगा। अब रिमी को रास्ते से हटाना होगा, वरना अगर उसने नुआन को ये बातें बता दी तो फिर उनका सारा प्लान ही फेल हो जाएगा। वो रिमी को तियानजी से मिलने के लिए लेकर के जाता है और कहता है कि बॉस ये आपकी है, जो करना है करो। ऐसे तियानजी रिमी के साथ पूल खेल रहा था। बातों बातों में वो उससे पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है। वो कहता है नुआन ने तो कहा कि वो दोनों यहाँ पर कभी इंटीमेट नहीं हुआ। रिमी उसे कहती है कुछ टाइम पहले जीजी ने मुझे लव डोज दिया था और मैं एक स्ट्रेंजर के साथ इंटीमेट हुई थी। मैं उस लड़के को काफ़ी टाइम से ढूंढ रही हूँ क्योंकि उसने क्राइम किया है। उस रात वो उसके साथ इंटीमेट हुआ और उसे छोड़ करके चला गया। वो अगर
ज़िंदगी में उससे मिल गया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। अब तिहानजी उसे बताना चाह रहा था कि वो वही लड़का है, लेकिन जो वो सिचुएशन देख रही है एक्चुअल में वो सिचुएशन नहीं था। लेकिन वो जानता था कि अगर उसने अभी ये बात रिमी को बताया तो वो उसे समझेगी नहीं और उससे और दूर हो जाएगी। रिमी उसे कहती है, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? तिहानजी इस बात पर चुप हो जाता है। वो उसे समझाए तो भला कैसे ही समझाए इस बारे में। वो सोच रहा था कि इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई। तिहानजी को तो ये लग रहा था कि उस टाइम रिमी जो उसके साथ है वो बचपन में उसके साथ खेला करती थी, इस वजह से वो उसे पहचान गई है, इस वजह से उसके साथ है। लेकिन एक्चुअल में उसे वो लव डोज दिया गया था, ये बात तो उसे पता ही नहीं था। उसके बाद सिचुएशन कुछ इस तरीके से बदले थे कि रिमी के जगने के बाद ही तिहानजी को वहाँ से ही जाना पड़ा था। इसी वजह से रिमी यहाँ पर तिहानजी को गलत समझ रही होती है। अब रिमी यहाँ पर तिहानजी से ये सवाल करती है, तिहानजी ने कुछ बोला नहीं था। वो उसे कहता है कि चलो हम रिलेशनशिप की एक शुरुआत करते हैं। अब तक जो कुछ हुआ उसे छोड़ करके एक दूसरे को वापस से जानने का कोशिश करते हैं। मैं तुम्हारे साथ एक नॉर्मल रिलेशनशिप रखना चाहता हूँ। इस बात का मतलब रिमी समझ नहीं पाती है, क्योंकि उनके और तिहानजी के बीच तो हमेशा चीज़ें फिजिकल ही रही थी, तो फिर ये नॉर्मल रिलेशनशिप वो कैसे मेंटेन करने वाला था। वो उसे बाहर वॉक पर लेकर के जाता है और एक विशिंग ट्री के पास लेकर के जाता है, जहाँ पर कि दोनों एक दूसरे के अच्छे रिलेशनशिप के लिए विश करते हैं। हालांकि रिमी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये चीज़ें इमेजिन तो की थी, लेकिन यहाँ पर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि तिहानजी भी इन चीज़ों पर ट्रस्ट करता है और वो इस तरीके से इतना जेंटल और इतना केयरिंग भी हो सकता है। उसे तिहानजी के साथ उसका एक नया रूप देखने के लिए मिल रहा होता है। प्यार तो वो पहले ही तिहानजी से करती थी, लेकिन बस तिहानजी को अब इस बात का डर था कि अगर रिमी को पता चला कि उस रात वाला लड़का वो है तो फिर उसके लिए पंगे बढ़ सकते हैं। वो सही बातें छुपा करके रखता है और कहता है, आज से हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और तुम मुझे छोड़ करके कभी कहीं नहीं जाने वाले। रिमी इस बात पर हंसने लगती है कि अभी कुछ घंटे पहले तक जो लड़का उसे ये बात नहीं एक्सेप्ट कर रहा था कि वो उससे प्यार करता है, वही अब उसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने की बातें कर रहा है। वह रिमी के लिए रोड साइड कुछ खाने की चीज़ें बाई करने के लिए जाता है, तभी वहाँ पर जीजी का बॉयफ्रेंड आकर के रिमी को किडनैप कर लेता है। तिहानजी रिमी को ढूंढने लगता है कि आखिरकार वो गई कहाँ। वो उसे कॉल भी करता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती है। तभी इधर उसे पता चलता है कि रिमी को किसी ने किडनैप कर लिया। इधर रिमी की आँख खुलती है तो वो सामने जीजी और उस लड़के को देखती है। वो उससे कहती है कि उस टाइम पहले जो मैंने तुम्हारे साथ किया था वो मैं वापस करने वाली हूँ। उस टाइम तो तुम बच गई, लेकिन इस बार नहीं बचने वाली हो। मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हें नहीं छोड़ने वाला है। तुम जिसके भी बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये कह के जीजी वहाँ से चली जाती है और जीजी का वो बॉयफ्रेंड रिमी को बुली करने लगता है। वो उससे कहता है, उस टाइम तो तुम बच गई थी, इस बार कौन ही बचाने आएगा। लेकिन तब तक तिहानजी वहाँ पर आ जाता है। तिहानजी को ऐसे पास देख करके सिचुएशन में देख करके रिमी भी पहचान जाती है कि एक्चुअल में तिहानजी वही लड़का है जो कि कुछ टाइम पहले उसके साथ इंटीमेट हुआ था। वो रिमी को घर लेकर के जाता है। डॉक्टर आकर के चेक करते हैं, उसे बताते हैं कि रिमी प्रेग्नेंट है। ये बात सुनते ही वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। रिमी को जब होश आता है तो वो तिहानजी से बहुत ही गुस्सा थे और उसे कह रही होती है कि तुम तो वही लड़के हो जिसने मेरे साथ बदतमीजी किया था और तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक्चुअल में तुमसे प्यार करने लगूंगी। तिहानजी से एक्सप्लेन कर रहा होता है कि मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी। मुझे नहीं पता था कि उस टाइम एक्चुअल में तुम लव डोज के नशे में हो। मुझे लगा कि शायद तुम मुझे जानती हो, इस वजह से मेरे साथ रोमांस करने के लिए आई हुई हो। तो वो कहती है, तो फिर अगली सुबह तुम मुझे छोड़ करके क्यों चले गए थे। तिहानजी कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढते हुए यहाँ आया था और मेरे कुछ गुंडे लोगों को पता चल गया था कि मैं वहाँ पर हूँ। मेरे फैमिली में कोई है जो कि मुझे मारना चाहता है, इसी वजह से मैं उसे बचते हुए वापस वहाँ से जा रहा था। मैं तुम्हें ये बातें उस समय एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारे खजाने का ताले की चाबी रिमी को देते हुए उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है कि वो उससे कभी झूठ नहीं बोल रहा और उसने ये सब कुछ जानबूझ करके नहीं किया था। रिमी उस पर ट्रस्ट करने का कोशिश करती है। वो उसे बाहर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि सारे घर के लोगों से इंट्रोड्यूस कराता है कि रिमी मेरी वाइफ है, तो सारे इसका यहाँ पर ख्याल रखेंगे। वो रिमी को कहता है कि तुम आराम से यहाँ पे रह सकती हो और तुम्हें किसी भी चीज़ की अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रिमी के लाइफ में अब भी थोड़े बहुत पंगे तो थे। वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करके पूछ रही होती है कि कंपनी कैसे चल रही है, तो उसे सारी बातें बताती है। उसने जो जीजी के ख़िलाफ़ यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड किए थे, अब वो पब्लिक करने का वक्त आ गया था, तो वो इस वजह से अब उसे सबक सिखाने का प्लान कर रही होती है। इधर रिमी ने तिहानजी को माफ़ कर दिया था,
लेकिन अभी उसे ये बात नहीं पता था कि एक्चुअल में तियानजी वही उसका छोटा बच्चा वाला फ्रेंड है। वो तियानजी को बताती है कि कल वो जीजी के साथ क्या करने वाली है। पूछता है हेल्प चाहिए तो वो कहती है नहीं, वो हैंडल कर लेगी। फिर जीजी का बर्थडे था, वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते तो वहाँ पर पहुँच जाती है। जीजी को ज़िंदा देखते ही, रिमी को ज़िंदा देखते ही जीजी घबरा जाती है। वो समझ जाती है वो इसका पोल खोलने के लिए आए हुए हैं। आते ही यहाँ पर सबके सामने बोल देती है कि नुआन इम्पोर्टेंट है, वो कभी बाप नहीं बन सकता। और जीजी जिसके बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट है वो एक्चुअल में कोई और है। वो लोग उसकी बातों का ट्रस्ट नहीं करते, उन्हें ऐसा लगता है कि वो जीजी से जेलस हो रही है, इसी वजह से ऐसा कह रही है। रिमी हंसते हुए उन्हें वो वीडियो दिखा देती है जहाँ पर कि वो अपने बॉयफ्रेंड से इसी बारे में बात कर रही है। साथ ही में नुआन का रिपोर्ट भी दिखा देती है जिसमें कि साफ दिख रहा था कि एक्चुअल में नुआन कभी बाप ही नहीं बन सकता है। उसे जब ये बात पता चलता है कि जीजी ने उसे धोखा दिया तो वो काफ़ी भड़क जाता है और उसे ब्रेकअप करके उसे वहाँ से गार्ड्स के थ्रू ऐसे बाहर फेंकवा देता है। और वो रिमी से कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, फलाना ढिमकाना, मेरे पास वापस आ जाओ। रिमी हंसते हुए कहती है ये तो इस जन्म में अब कभी नहीं हो पाएगा। वो ज़बरदस्ती से रोकने का कोशिश कर रहा था, तब तक तियानजी रिमी के हेल्प में आ जाता है। और लोगों ने यहाँ पर नुआन और उसकी फैमिली के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट डाल दिया था क्योंकि नुआन ने भी कम कांड अब तक नहीं किया था। तो पुलिस उसे पकड़ के लेकर के जाती है। भले ही कुछ दिनों बाद बेल पर नुआन बाहर आ जाए, लेकिन उस पर पुलिस केस तो चल नहीं वाला था। फाइनली रिमी यहाँ पर नुआन की फैमिली से अपने सारे रिश्ते तोड़ लेती है, ये कहते हुए कि तुम लोग तो मेरे रिलेटिव कहलाने के लायक भी नहीं हो। मेरे मॉम डैड के गुजरने के बाद तुम लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया और मुझे सिर्फ इसलिए पाला पोसा क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए थे। वो लोग भी अपने असली रूप में आ जाते और कहते और नहीं तो क्या, हमें तुमसे पैसे ही तो चाहिए थे, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, क्या तुम थोड़ा हमें नहीं दे सकती, हम तो तुम्हारे रिलेटिव है ना। रिमी हंसते हुए कहती है कभी नहीं, तियानजी ने नुआन की कंपनी को बैंकरप्ट कर दिया था, वो रिश्ते पे आ गए थे। वो दोनों ये सारा कांड होने के बाद घर लौटते हैं जहाँ पर कि तियानजी रिमी को बताता है कि वो उसका वही बचपन का फ्रेंड है। वो गर्ल यहाँ पर आती है और कहती है अब तुम्हारे फैमिली का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो मेरा पीछे छोड़ो और मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के पास जाना है। तो तियानजी यहाँ पर अनाउंस कर देता है कि वो और वो लड़की ब्रेकअप कर रहे हैं। इसके बाद वो रिमी के साथ शादी कर लेता है। रिमी को सारी बातें बताता है कि वो उसका बचपन का फ्रेंड है जिसने कि उसकी जान बचाई थी। अब रिमी ये बातें सुन के शौक हो जाती है, उसने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। फाइनली यहाँ पर जब सारी दुनिया के सामने वो लोग शादी कर रहे होते हैं तो रिमी दुल्हन की ड्रेस के बजाय अपने कॉलेज ड्रेस में आती है क्योंकि तियानजी ने कई बार कॉलेज टाइम में रिमी का हेल्प भी किया था। और अब ये बातें धीरे धीरे रिमी को याद आ रही होती है तो वो तियानजी से शादी उसे उसके कॉलेज ड्रेस में करती है। और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, वरना नई कहानियाँ आएंगी तो आपसे मिस होती रहेंगी। चलो जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।